शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां ट्रेनों की अनुमति को लेकर अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा है कि केंद्र का दोष राज्य पर मढ़ना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 14 ट्रेनों की अनुमति मिली है। आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा था कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1200 ट्रेनें तैयार हैं। रोज 300 ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड की सरकारें परमिशन नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। तो रेल मंत्री के इस ट्वीट के बाद कि राज्य सरकारें ट्रेन चलाने के लिए सहमत नहीं हैं, अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि केंद्र सरकार 1200 ट्रेनें चलाने के लिए तैयार है। रोज 300 ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, जिसके बाद अब भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री के ट्वीट का जवाब ट्वीट के जरिए दिया है। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तमाम राज्य की सरकारें अपने ट्रेनें चलाने को तैयार हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही है। ऐसे में केंद्रीय रेल मंत्री का बयान तथ्यहीन और आधारहीन है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बागियों के दम पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ही उसका बलिदान लेगी, यह कहना है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का। पीसी शर्मा ने साफ कहा है कि भाजपा की अल्पमत सरकार का जाना तय है और कांग्रेस की बहुमत की सरकार फिर से वापसी करेगी। साथ ही यह भी साफ कहा है कि उपचुनाव के दंगल में कांग्रेस के सभी बागियों को हार का सामना करना पड़ेगा और 3 महीने बाद कांग्रेस एक बार फिर से कमलनाथ के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनाएगी। अभी 2 बलिदान लेंगे उनसे, एक तो टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे और उनको बीजेपी के लोग जो हैं उनके सब खिलाफ है उस एरिए में, तो ये हारेंगे। तो 2 बलिदान ले रहे हैं बीजेपी वाले उनसे। हम लोग तो अपनी तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस जो आज माहौल है इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, जिस तरह से कोरोना से ठीक से निपट नहीं पाई, इनके पास कोई प्लान नहीं था। 22 की 22 सीटें कांग्रेस जीतेगी और आप देखेंगे कि इस सरकार को जाना पड़ेगा जो उधार की सरकार है और आज भी अल्पमत में है। ये 230 में 116 चाहिए, इनके पास 106 हैं। ये अल्पमत की सरकार है, इसको जाना है और बहुमत की सरकार एक बार फिर कमलनाथ जी की 3 महीने बाद बनेगी। इधर कोरोना संकट के बीच भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सांसद साध्वी प्रज्ञा को कथित तौर पर लापता करार दिया है और कहा है कि कोरोना संकट के बीच सांसद का लापता होना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही पूर्व मंत्री ने साध्वी प्रज्ञा के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा है। महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक है कि 2 महीने से जब से कोरोना की महामारी आई है और कई लोग भोपाल में उनकी जान चली गई कोरोना से, लोग मुसीबत में हैं। जो मजदूर आ रहे हैं पूरे अलग अलग प्रदेशों के, उनकी जानें जा रही हैं, वो मुसीबत में पैदल चल रहे हैं, चप्पल नहीं है, पानी नहीं है, कोई वाहन नहीं है। ऐसी स्थिति में एक सांसद अगर यहाँ पर होती तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उनकी मदद कर सकती थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भोपाल संसदीय क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी जनप्रतिनिधि को हम लोगों ने चुना। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 का रोड मैप तैयार कर लिया है। अब इसे केंद्र को भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी के बाद इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। फिलहाल राज्य सरकार संक्रमित इलाकों के लिए 12 घंटे काम और 12 घंटे कर्फ्यू का फॉर्मूला लाने की तैयारी में है। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कामकाज होगा, जबकि रात में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। चुनिंदा गतिविधियों को गाइडलाइन के आधार पर ही मंजूरी दी जाएगी। कंटेनमेंट इलाके में फिलहाल कोई गतिविधि शुरू नहीं की जाएगी। सरकार ने कलेक्टर्स और आमजन सहित हर वर्ग से लॉकडाउन 4 के लिए सुझाव मांगे थे। गुरुवार को वर्टिकल ग्रुप के लीडर्स के बीच भी मंथन किया गया। पूरे सुझावों की रिपोर्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ग्रीन जोन में सभी गतिविधियां शुरू करना प्रस्तावित है। सुझाव लिए जा रहे हैं और सुझाव सब तरह के आ रहे हैं।
भोपाल, इंदौर, उज्जैन में बढ़ाने के भी सुझाव आए, लेकिन ये सुझाव भी आया कि जो इलाका प्रभावित है, जो हमारा कंटेनमेंट एरिया है, वहाँ बफर जोन बना दें, उस इलाके को प्रभावित करें, पूरे शहर को प्रभावित ना करें। ग्रीन जिले जहाँ हैं, ग्रीन शहर जो हैं, उनके बारे में आया कि उन्हें अंदर से खोल दें, बाहर से आने और जाने वालों की स्क्रीनिंग हो, अंदर से पूरी तरह से गतिविधियाँ चालू कर दें। आया है सुझाव, आज दिल्ली को भेजेंगे भी। ऑरेंज जिले जो हैं, वहाँ जहाँ कंटेनमेंट एरिया है, वहाँ भी उतना ही वही सुझाव है जो लगभग रेड जोन का है कि उनको हमें ग्रीन बनाना चाहिए। वैसे तो राजधानी भोपाल कोरोना के चलते हॉट स्पॉट बना हुआ है, लेकिन यहां से भी अच्छी खबर निकलकर सामने आती रहती है। अब राजधानी भोपाल के चलायू अस्पताल से 30 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो एक तरफ जहां राजधानी भोपाल में कोरोना से पीड़ित मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं चिरायू अस्पताल से लगातार उन लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है जो इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक होते जा रहे हैं। आज भी यहां से 30 ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया जिनकी फाइनल रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। आकर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आकर्ष, आज भी 30 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, वो आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है आकर्ष भोपाल में, जबकि लोग ठीक होते जा रहे हैं। जी सर, साफ तौर पर लगातार ठीक होने का सिलसिला लगातार जारी है और इसमें सबसे ज्यादा चिरायू जो अस्पताल से वहां से मरीजों का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें से आज 30 मरीज शामिल ठीक होकर बाहर निकले, जिसमें 2 बुजुर्ग दंपत्ति भी शामिल है। सोहेल, मैं बताना चाहूंगा जो उम्र दराज थे, यानी कि जो 65 साल से ऊपर जो लगातार बोला जा रहा है कि कम लोग ठीक होते हैं, लेकिन अब जो है 65 साल से ऊपर 2 उम्र दराज जो दंपत्ति थी वो ठीक होकर अपने घर की तरफ गए। और मैं बताना चाहूंगा ये 30 मरीज जो ठीक हुए हैं उनमें से अधिकतर जो लोग हैं जहांगीराबाद और मंगलवारा इलाके के हैं और कुछ एक लोग राजधानी भोपाल से बाहर के हैं। सोहेल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी भोपाल के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ अगर कहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर राहत भरी है कि ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज जिन 30 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया वो भोपाल के हॉट स्पॉट जहांगीराबाद और मंगलवारा इलाके के ज़्यादातर रहने वाले हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर राजधानी में कोरोना के 34 नए मरीज सामने आए हैं। ये मरीज जहांगीराबाद, मंगलवारा, इतवारा के मिले हैं। भोपाल में संक्रमितों का आंकड़ा 900 के पार पहुंच चुका है। अब तक 35 लोग कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं 571 ऐसे मरीज हैं जो ठीक होकर अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल के 15 इलाकों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। यहां अब सभी जरूरी सामान की दुकानें खुल सकेंगी। बीते कुछ दिनों से बुरहानपुर में लगातार नए कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां पर 28 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद यहां पॉजिटिव मरीजों की तादाद 151 पहुंच गई। इसके अलावा जिले में अब तक 9 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 14 है। तो बुरहानपुर में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ अब जिले में पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 151 पहुंच गई है। पूरे बुरहानपुर जिले की बात करें तो यहां पर कोरोना से 9 मौतें हो चुकी हैं। ठीक होने वाले मरीज कुल 14 हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना का एक और पॉजिटिव केस सामने आने के बाद अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 60 हो गया है। इन आंकड़ों में 56 लोग ठीक होकर पहले ही अपने घर जा चुके हैं। अब कुल 4 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज एम्स में चल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में कोरोना पॉजिटिव एक मरीज बालोद जिले से मिला है, जिसके बाद अब आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 60 हो गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि 56 लोग इनमें से ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में कुल 4 पॉजिटिव मरीज बचे हैं जिनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा है। हैदराबाद में पढ़ रही बस्तर संभाग की 117 छात्राओं को लेकर 4 बसें बस्तर पहुंची। छात्राओं का कोरोना जांच के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके बाद बसों से उनको उनके घर भी पहुंचाया जाएगा। छात्राओं ने चर्चा के दौरान बताया कि उन्होंने जगदलपुर विधायक के नंबर पर कॉल कर उन्हें वापस लाने की गुहार लगाई थी।
तब विधायक ने सभी की सूची तैयार कर इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। साथ ही साथ एनएमडीसी के सीएमडी बैजेंद्र कुमार से भी छात्राओं ने चर्चा की थी। इस संबंध में विधायक रेखचंद जैन का कहना है कि बच्चों की इस वापसी में बस्तर के सभी जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम है। तो हमको वहाँ से आना था, अगर हम वहाँ से नहीं आते तो हम चांसेस था हमको भी कोरोना होने का। हम वहाँ पे हॉस्टल में थे और फिर ना सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते थे, बट मेस वाले तो बाहर जाते थे ना, तो चांसेस था हमको होने का, बट यहाँ गए तो टेंशन नहीं है। इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के काफ़ी परेशान थे, उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। तो इनमें से एक छात्रा पायल कश्यप है, उसने मुझसे संपर्क किया, मेरे व्हाट्सएप में उसका एक मैसेज आया कि प्लीज़ हेल्प, है ना। तो मैंने पढ़ा, फिर उसको फ़ोन लगा कर पूछा कैसी बात है, क्या है। बताया हम लोग 117 बच्चे हैं, परेशान हैं, हम अपने घरों को आना चाहते हैं। तो इस बात को तुरंत संज्ञान में लेते मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इन सब लोगों को जोड़ा और हमारे मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैंने पत्र दिया, उनसे भी बात की। जो 117 बच्चे हैं विभिन्न बसों में आए, बस्तर के बच्चे जो 35 बच्चे हैं आज सकुशल यहाँ पहुँच गए हैं, बाकी सब अपने अपने क्षेत्रों में पहुँच चुके हैं और वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में रहने की व्यवस्था की जा रही है। लॉकडाउन के बीच बिलासपुर में जमकर कालाबाजारी का खेल चल रहा है। सरकार ने जैसे ही व्यापारियों को लॉकडाउन में छूट दी, वैसे ही व्यापारी बेखौफ होकर खाद्य पदार्थों को अब अधिक रेट पर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। जबकि खाद्य विभाग ने 2 दिन पहले ही यहाँ छापामार कार्रवाई की थी, उसके बाद भी व्यापारियों में इसका कोई डर और असर दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना महामारी के बीच अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला है तो वो है कालाबाजारी। इस वक्त हम व्यापार विहार में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये भीड़ नशीली पदार्थ जैसे राजश्री, गुटखा, गुड़ाखुर, इन तमाम जो नशीली पदार्थ हैं उनकी खरीदी के लिए ये भीड़ लगी हुई है और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए ये लोग मौजूद हैं। जबकि जिला प्रशासन ने सख्त निर्देशित किया है कि जिस भी दुकान में जो ग्राहक आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, साथ ही यहाँ पे सैनिटाइजर का भी रखना होगा ताकि किसी प्रकार का जो संक्रमण है वो ना हो। इस वक्त हम खुद ऐसे जगह पे मौजूद है जहाँ पे राजश्री की कालाबाजारी की लगातार शिकायतें मिल रही है, बावजूद उसके जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बोरियां हैं जरूरत से ज्यादा दुगनी और तिगनी दामों पे बेची जा रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये जो भीड़ मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये राजश्री के लिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं लोग कर रहे हैं, उसे कराया जाए। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पुलिस विभाग में फेरबदल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आईपीएस की एक बड़ी सूची जारी होने वाली है, यानी कई अधिकारियों का तबादला किया जा सकता है। खबर है कि 15 से 17 जिलों के एसपी बदले जा सकते हैं, 3 से 5 रेंज के आईजी भी बदले जा सकते हैं। खबर यह भी है कि जयदीप प्रसाद, संतोष सिंह, साई मनोहर को रेंज मिल सकती है। इस तबादलों को उपचुनाव के चलते भी देखा जा रहा है। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। जुगल, और क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि आईएएस अधिकारियों की एक बड़ी सूची तबादले के मद्देनजर जारी हुई थी और अब आईपीएस की बात सामने आ रही है। देखिए सोहेल, जो विभागीय, अगर हम इससे पहले जो सूची जारी हुई है जिसमें आईपीएस अफसरों की और आईएएस अफसरों की हुई थी, वो विभागीय जमावट थी। यानी कि जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी थे, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के जो अधिकारी थे, उनको विभागों का वितरण हुआ था। और इसके अलावा अगर आईपीएस सूची की अगर हम बात करें तो आईपीएस सूची में भी उन सीनियर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और जो आईजी रेंज आईजी जो हैं उनमें विभागों का बंटवारा हुआ था, यानी कौन अधिकारी किस विभाग को देखेगा। लेकिन ये जो सूची आने वाली है आईपीएस अफसरों की, जिसमें करीब 2 दर्जन नाम होंगे, जिसमें से कई रेंज के आईजी होंगे और कई जिलों के एसपी प्रभावित होंगे, उसको हम इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हैं क्योंकि वो फील्ड की पोस्टिंग होगी, यानी फील्ड से अफसर हटाए जाएंगे और फील्ड पर अफसर तैनात किए जाएंगे। तो इसी लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण इसको माना जाएगा, इस पोस्टिंग को, इस सूची को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी ये मिली है कि 15 से 17 जिलों के एसपी जो हैं वो बदले जाएंगे और इसके अलावा 5
3 से 5 रेंज जो हैं उनके आईजी बदले जाएंगे। अभी जो प्रारंभिक रूप से जानकारी मिली, हालांकि अपुष्ट खबर है, लेकिन फिर भी ये जानकारी मिल रही है कि आईजी जयदीप प्रसाद जो अभी आईजी रेल हैं, संतोष कुमार सिंह, साई मनोहर, ये 3 आईजी जो हैं इनको रेंज की कमान दी जा सकती है। उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर, ये 3 रेंज का बदले जाने की चर्चा है। इसके अलावा करीब 15 से 17 जिलों के एसपी बदले जाएंगे। इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। अगर इस पूरे फेरबदल की हम बात करें तो इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि आगामी जो 24 उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उस उपचुनाव के मद्देनज़र भी प्रशासनिक जमावट की जा सकती है, इस लिहाज से भी बदले जा रहे हैं। और दूसरा, कोरोना संकट में किस एसपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, उसके ज़िले में उसने कैसा काम किया है, इसकी भी एक समीक्षा होगी। संभव ये है कि आज शाम 5 बजे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना संकट पर, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डीजीपी विवेक जौहरी और सीएस इकबाल सिंह बैस, इनकी आपस में एक बैठक हो सकती है और इस बैठक में इसी सूची पर चर्चा हो सकती है। इस सूची पर चर्चा होने के बाद संभव है कि आज या फिर कल ये आईपीएस सूची जारी हो जाएगी। सोहेल, चलिए इंतज़ार करना होगा शाम को होने वाली उस अहम बैठक की जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ये फैसला ले सकते हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश में आईपीएस अफसरों के एक बड़ी तादाद इधर से उधर की जा सकती है, यानी तबादले किए जा सकते हैं। 3 से 5 रेंज के आईजी बदले जा सकते हैं और 15 से 17 जिलों के एसपी भी इधर से उधर किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में कोई खास सुधार अब तक नहीं हुआ है। जोगी 9 मई से रायपुर के एक निजी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है। हॉस्पिटल की तरफ से शुक्रवार को जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक जोगी की मस्तिष्क की गतिविधियां अभी भी कम हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन तकनीक से अजीत जोगी के मस्तिष्क को एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक जोगी के दिमाग में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। दिमाग में मूवमेंट हो रहा है, इसलिए म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल भी किया गया है। राजधानी भोपाल में मजदूरों से भरा एक वाहन पलटने से कई मजदूर जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि परवलिया थाना क्षेत्र के पास एक वाहन मजदूरों को लेकर जा रहा था, तभी ड्राइवर को नींद लग गई और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में कई मजदूरों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राजधानी भोपाल के नज़दीक परवलिया थाना क्षेत्र में ये वाहन पलट गया। 20 से 25 मजदूर इस वाहन में भरे थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आई या झपकी लगने के बाद ये वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। 20 से 25 मजदूरों को हल्की चोटें आई हैं। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। करेरा में गेहूं खरीदी केंद्र पर एक किसान के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि टीला सोसाइटी के गेहूं खरीदी केंद्र पर सैंपल देने को लेकर किसान और हम्मालों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद हम्मालों ने मिलकर किसान पर हमला कर दिया और लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया है। कोरोना संकट के बीच जहां लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो वहीं कलेक्टर पंकज जैन ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। दरअसल बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया था, जिसके बाद कलेक्टर ने न सिर्फ अपनी गाड़ी रुकवाकर युवक की मदद की, बल्कि बातचीत करके उसका हौसला अफजाई भी की। विदिशा कलेक्टर इससे पहले भी अपनी बेटी का आंगनबाड़ी में दाखिला कराकर चर्चाएं बटोर चुके हैं। और ये तस्वीरें आपको उसी दुर्घटना के समय की दिखा रहे हैं जब एक युवक ट्रक के नीचे आ गया था, गंभीर रूप से घायल हुआ था। कलेक्टर इस हादसे को देखकर रुके, गाड़ी से उतरे, युवक के पास पहुंचे, उससे बातचीत की, उसका हौसला बढ़ाया और उसे अस्पताल तक पहुंचाने का इंतजाम कराया। खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है, जहां नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है। 26 अप्रैल को हुई मुठभेड़ को हत्याकांड बताया गया है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। नक्सलियों ने अपने साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए इस मुठभेड़ को हत्याकांड करार दिया है। दरभा डिवीजन कमेटी के सचिव साईनाथ ने ये प्रेस नोट जारी किया है।
लॉकडाउन के बीच छतरपुर में 5 दिनों तक मुस्तैद रही व्यवस्था 6वें दिन चरमराती नजर आई। यहां पर कई मजदूर बसों का इंतजार करते देखे गए। रोजाना आने वाली श्रमिक ट्रेन में 6वें दिन हरियाणा से लगभग 2000 मजदूर आए, लेकिन यहां उनके गृह जिलों में जाने के लिए कोई बस की व्यवस्था नहीं थी। प्रशासन का कहना है कि उन्हें इतने ज्यादा मजदूरों के आने की सूचना ही नहीं थी। आज गुरुग्राम हरियाणा से हमारे पास एक्सपेक्टेड से ज़्यादा करीबन 2000 श्रमिक यहाँ पर आए हैं, जिसकी व्यवस्था और जिसकी लिस्ट जो है हमारे पास अभी तक नहीं आई थी। इस वजह से थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हो गई है। और दूसरी बात ये है कि अभी तक बाकी ज़िले वाले अपनी बसेस भेजते थे, आज किसी भी ज़िले ने अपनी बस नहीं भेजी है। इस वजह से हमारी थोड़ी बसेस कम पड़ रही है, लेकिन हम उसको मैनेज कर रहे हैं। ट्रेन समय पर आ गई थी, लेकिन मजदूर ज़्यादा होने की वजह से हमें एक्स्ट्रा टीम डिप्लॉय करना पड़ा। इस वजह से थोड़ा सा मजदूरों को परेशानी हुई होगी, लेकिन उसके बात का ख्याल रखा गया है। टेंट वगैरह की व्यवस्था की गई है, जिससे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लंच पैकेट भी। कोरोना संकट ने प्रवासी मजदूरों की स्थिति और भी दयनीय बना दी है। हजारों मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों से निकल पड़े हैं। सब अपने घर और गांव पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनका ये सफ़र बिना साधन के है। वो सिर्फ अपने पैरों के बूते आगे बढ़े जा रहे हैं। इस यात्रा में कईयों की जान चली गई, कुछ भूख से मर गए, कुछ सड़क दुर्घटना में, तो कुछ के ऊपर से रेलगाड़ी तक गुजर गई। बस ने कुछ को कुचल दिया, फिर भी बच्चों और सामान को उठाए ये मजदूर घर पहुंचने की उम्मीद में आगे बढ़े चले जा रहे हैं। इनके सफ़र की दर्दनाक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जो ताज़ा वीडियो आपको दिखा रहा है, ये 11 साल के बच्चे का है, जो अपने माँ बाप को बैठाए रिक्शा खींच रहा है ताकि वो घर तक पहुंच जाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि बच्चे का नाम तवारे आलम है, जो 11 साल का है। वो अपने माँ बाप को रिक्शे पर लिए बनारस से बिहार के अररिया जा रहा है। वो तो घर अररिया है, वहीं जा रहा है मम्मी पापा को लेके, सरवन की तरह एकदम, नहीं जैसे अपने माँ बाप को ले गया था सरवन, वैसे। बहुत गुड, वेल डन बेटा। तवारे आलम